हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट बोलो या पेपर फर्स्ट भौतिकी जो है हमारी फिजिक्स, उसका सेकंड लेक्चर है ये। अगर आप लोग सिलेबस नहीं देखें तो चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी, उसको देख सकते हो। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट सेमेस्टर का वेक्टर अलजेब्रा, जो हमारी पहली यूनिट स्टार्ट हुई थी, पहला लेक्चर भी अपलोड है, उसको आप देख सकते हो जाके। बेसिक आइडिया जो है वेक्टर का, उसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह सब उसी में है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, बेस वहाँ से आपका बनेगा। आज हम सेकंड लेक्चर शूट कर रहे हैं जिसमें जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे कि जो सदिश होता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कोर्स का टाइटल आपको पता होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो पहली यूनिट हमारी चल रही थी, इसमें हम क्या क्या पढ़े थे। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, मतलब सदिश अदिश क्या होता है, पोलर वेक्टर जिसको हिंदी में ध्रुवीय सदिश बोलते हैं, स्यूडो वेक्टर क्या होता है, अदर टाइप ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मतलब सदिशों का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ के थ्रू हम किसी वेक्टर को, सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जियोग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, मतलब इस तरह से एक एरो के जैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें जो आगे वाला ये है इसको हेड बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, हेड। जैसे राम और रावण वाली वो लड़ाई देखी होगी ना रामायण, उसमें तीर निकलते थे, तो जो रावण को लगा था वो था हेड, और जो उधर खाली रह गया था वो क्या था, टेल। ठीक, इसी तरह से तो एरो ड्रॉ टू अ चूजन स्केल parallel to the direction of the vector. The length and the direction of the arrow thus present the magnitude and the direction of the vector respectively. मतलब जो लेंथ होती है, अच्छे से समझो, द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो, इसकी लेंथ और डायरेक्शन दस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिस्पेक्टिवली। मतलब इसकी जो लेंथ है वो क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को, परिमाण को बताएगी, और डायरेक्शन से हम जो जिधर को बना होगा वो डायरेक्शन होगा इधर इसका। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं इसमें हमारे, साथ साथ हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे जितने भी संभावित एग्जाम्पल हो सकते हैं सभी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो द एरो इन द गिवन बिलो फिगर रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है। क्या ड्रॉ किया गया है, वेक्टर ए। तो देखो ये थीटा कोण बना रहा है एक्स एक्सिस से, और इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है जिसकी एक हेड है और जिसको बोलते हैं टेल है। ग्राफीय रूप से सदिश को एक चुने हुए पैमाने पर खींचे गए तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जो सदिश की दिशा के समांतर होता है। ठीक है, तीर की लंबाई व दिशा क्रमशः सदिश के परिमाण व दिशा को निरूपित करते हैं। इस तरह से दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, संगठन जो उसका होता है, कौन कौन से संगठक होते हैं। तो इसमें देखो, टू और मोर वेक्टर्स व्हिच when compounded in accordance with the parallelogram law of vector are said to be component of vector r। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है पैरेललोग्राम लॉ की, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर दो वेक्टर किसी भी डिस्टेंस पे, किसी एंगल पे हैं तो उनका हम रिजल्टेंट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, रिजल्टेंट की। इसमें कई सारे लॉ आपको, जैसे मैथ में आप याद रखते हो फॉर्मूला, वैसे ही इसमें भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि 120 डिग्री पे, मान लो कि 120 डिग्री पे कोई दो सदिश थे वेक्टर। ठीक है, इस तरह से 120 डिग्री पे। अब इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इनका अगर परिमाण सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से निकलेगा, परिणामी इनका रिजल्टेंट बीच से निकलेगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड इन दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। शर्त इतनी है, जब दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री
एंगल होना चाहिए और दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए। ये भी वेक्टर एफ है, ये भी एफ है, तो बीच में इन दोनों का परिणामी, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इनका परिणामी जो होगा वो बीच में निकलेगा और कितना होगा, वो भी एफ के बराबर होगा। मतलब 120 डिग्री पे इन दोनों के बराबर होता है, ये केवल सिर्फ एक, तो ये होता है। इसी तरह से हम कंपोनेंट की बात करते हैं, ये दो कंपोनेंट है ना, तो उनका परिणामी बीच में आ गया। अभी आगे और अच्छे से आपको हम समझाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विद विच वी आर कंसर्न्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वंस अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस। जैसे कि ओ एक्स, अब इसमें देखिए ये ओरिजिन है ना, यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो इसको हम ओ बोलते हैं, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, ठीक, वही बात की गई है रिस्पेक्टिवली। दस अ वेक्टर आर कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। अब देखो आई जो होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर है, क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर। ऐसे ही आर वाई मतलब वाई के लिए जे यूज करेंगे और जेड के लिए के यूज करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से ये क्या है हमारा, ये वेक्टर है आर एक्स आई प्लस आर एक्स आर वाई जेड प्लस आर जेड के, ठीक, आर वाई जे प्लस आर जेड के, ये है इसके कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट है और तीनों का रिजल्टेंट है आर, ठीक। हियर आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड आर द कंपोनेंट ऑफ आर इन एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। मतलब ये जो आर एक्स, आर वाई और आर जेड हैं, ये क्या है, देखो इधर अच्छे से देखना, सही से देखो, ये है आर, ये मतलब ये इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है, और इन तीनों के बीच से निकल रहा है, इस तरह से बीच से निकल रहा है कौन, आर। ये रिजल्टेंट है आर और इसके तीनों ये कंपोनेंट है, क्या है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। इनके बीच के एंगल भी दिखाया गया है, ठीक है। एंगल क्या दिखाया गया है, जो रिजल्टेंट है आर, उसके और आर एक्स के बीच में अल्फा एंगल है, रिजल्टेंट और वाई एक्सिस वाई के बीच में बीटा एंगल है, इसी तरह से यहाँ गामा एंगल है आर जेड के साथ में, ठीक है। तो ये आपको ऐसे डायग्राम बना सकते हो, कंपोनेंट होते हैं एक वेक्टर के। ये वेक्टर है जो कि इन तीनों के बीच से निकल रहा है और इसके 3 कंपोनेंट है एक्स वाई जेड में, आर एक्स, आर वाई, आर जेड, जो कि तीनों मिलकर किसके बराबर होंगे, बराबर होंगे रिजल्टेंट वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर रिजल्टेंट आर इन एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली एंड आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स। मैंने कहा था ना ये तीनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर, और एक्स के साथ में आई यूनिट वेक्टर यूज होगा, वाई के साथ में जे होगा और जेड के साथ में के यूनिट वेक्टर यूज होता है। यूनिट वेक्टर कैसे है, जैसे कि आपको पता है इस पर कैप लगा हुआ है, जब कैप लगा होता है आई के ऊपर ऐसे कैप लगाओगे तो यूनिट वेक्टर है, आई के ऊपर ऐसा एरो लगाओगे तो वो सिर्फ वेक्टर है, ठीक है, ठीक। तो ये यूनिट वेक्टर वाला कंसेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो आप जाके वहाँ अच्छे से उसको समझ सकते हो, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को जोड़ना। इसके अलावा भी हमारा अदर भी चैनल है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपको यही क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, इसी चैनल पे। तो आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 डायरेक्शंस, मतलब तीनों डायरेक्शनों के अलोंग ये यूनिट वेक्टर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज गिवन बाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज गिवन बाई आर इक्वल टू रूट अंडर के आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है रिजल्टेंट का, क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, जितने भी आपके कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट हैं उनको रूट में अंडर रूट करके फिर उसको स्क्वायर में जोड़ना है, ठीक है। रूट अंडर के आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। दिस वेक्टर आर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा। अब देखो ये जो रिजल्टेंट था आर, इस तरह से ये हमारा रिजल्टेंट आर था, ये था हमारा एक्स एक्सिस जिसको हम क्या बोल रहे थे, आर एक्स बोल रहे थे, ये था हमारा आर वाई, क्या था, आर वाई, और ये है हमारा आर जेड, क्या था, आर जेड, ये था आर जेड। और ये ऊपर देखो ये इधर को बना हुआ है, अच्छे से 3D में समझिए, ये ऊपर है, ये इस साइड में है और ये इधर है,
आपको पता ही है ना कोऑर्डिनेट, ये इन तीनों के बीच से निकलता हुआ ऊपर की ओर है ये, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट आपका होगा ये ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पे एंगल बना रहा था अल्फा और इसके बीच में रिजल्टेंट आर और आर वाई के बीच में था एंगल बीटा और यहाँ पे था गामा। तो इन तीनों एंगल को भी निकालने को पूछा जा सकता है। तो कैसे निकालोगे आप, जब निकालोगे अल्फा मतलब आर एक्स और रिजल्टेंट आर के बीच का जब एंगल निकालोगे तो वो होगा कोस इनवर्स, और कोस इनवर्स आर एक्स बाई आर, मतलब जब आप आर एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे आर एक्स और आर के बीच में तो आर एक्स बाई आर होगा। ऐसे ही जब बीटा निकालोगे, बीटा किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट आर और आर वाई के बीच का, तो यहाँ आर वाई बाई आर हो गया। इसी तरह से गामा क्या हो जाएगा, आर जेड बाई आर, और कोस इनवर्स आपको याद रखना है विद एक्स एक्सिस, ये जो है ना ये एक्स एक्सिस का है। अब जब कोस को आप इधर लाओगे तो माइनस जो है पावर उसकी हट जाएगी, आपको पता ही है, ठीक है। तो इधर लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, कोस अल्फा इजक्वल टू आर एक्स बाई आर, कोस बीटा इजक्वल टू आर वाई बाई आर, कोस गामा इजक्वल टू आर जेड बाई आर, ठीक है। तो इस तरह से इसके एंगल होंगे। हाँ, आर रिजल्टेंट है जो उसका कंपोनेंट के साथ में एंगल भी पूछे जाते हैं। कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोजिन्स ऑफ आर, ठीक। दो या दो से अधिक वेक्टर जिन्हें वेक्टर आर के समांतर चतुर्भुज नियम पैरेललोग्राम्स लॉ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार संयोजित किया जाता है, उन्हें सदिश आर के घटक कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण घटक जिससे हम परिचित हैं, तीन निर्देशांक अक्षों ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड से परस्पर लंबवत होते हैं। इस प्रकार सदिश आर को निम्न प्रकार लिखा जाता है, जैसे आर इक्वल टू, जब रिजल्टेंट आप लिखोगे तो तीनों कंपोनेंट को रूट में स्क्वायर करके जोड़ोगे, रूट अंडर के आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये वही बातें जो उसमें मैंने अभी आपको बताया था, ये जो आई जे और के हैं, आर एक्स आर वाई आर जेड के क्रमशः क्या हैं, इकाई सदिश होते हैं, ठीक है। और ये आपका डायग्राम है, तो आई होप जो हिंदी वाले हैं बच्चे उनको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब जो दो वेक्टर होते हैं उनको हम ऐड कैसे करते हैं वेक्टर का एडिशन। तो आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना आ गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो जो सदिश होते हैं उनका योग कैसे किया जाता है, उनको जोड़ा कैसे जाता है, ठीक। तो वेक्टर जो होते हैं सदिश, इनके जोड़ और घटाव के बारे में आपको मिलेगा। आई होप आपको वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।